उत्तराखंड की खबरों की बात करेंगे, लेकिन इस वक्त सीधा रुख उत्तर प्रदेश के बलिया का करते हैं, जहां पर बसपा सुप्रीमो मायावती चुनावी रैली को संबोधित कर रही हैं। क्या कह रही हैं, सुनते हैं। भी होनी बंद नहीं हुई है और यही मुख्य कारण है कि सरकार के चलते प्रदेश में शुरू से ही यहाँ हर तरफ असुरक्षा व आतंक का माहौल ही हावी रहा है। इसके साथ ही विकास के कार्य भी अधिकांश यहाँ आधे अधूरे ही किए जाते रहे हैं, जिनके प्रचार प्रसार पर प्रदेश की जनता का सरकारी करोड़ों अरबों रुपया अकेले यहाँ मीडिया में ही काफी बेदर्दी से खर्च कर दिया गया है, जबकि इसी अपार धन को यहाँ गरीबों के हित व कल्याण के कार्यों पर भी खर्च किया जा सकता था। इसके अलावा इस सपा सरकार ने विकास व जनहित के जो भी थोड़े बहुत कार्य किए गए हैं, तो उनमें से अधिकांश बड़े बड़े कार्यों की शुरुआत बीएसपी की सरकार में ही कर दी गई थी। और इतना ही नहीं, बल्कि बीएसपी की अनेकों जनहित की योजनाओं को तो वर्तमान सपा सरकार ने बहुत चालाकी से केवल उनका नाम बदलकर ही चलाया हुआ है, जिसमें इनकी समाजवादी पेंशन योजना खास है, जिसका पहले मूल नाम महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना था। इसके साथ ही इस सपा सरकार में प्रदेश के अधिकांश सभी वर्गों व विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों की भी हालत यहाँ हर स्तर पर काफी ज्यादा खराब व दयनीय बनी रही है, जबकि सरकारी अधिकारी तो यहाँ थोक के भाव में ही बदलते रहे हैं। इस प्रकार से कुल मिलाकर वर्तमान सपा सरकार का लगभग पूरा कार्यकाल हर स्तर पर व हर मामले में अति निराशाजनक व अति कष्टदायक ही बना रहा है। और अब इनको इस चुनाव में इसका जबरदस्त नुकसान भी उठाना पड़ेगा। हालांकि इस चुनाव में सपा के बारे में यह बात भी सर्वविदित है कि सपा नेता श्री मुलायम सिंह यादव ने भी अपने पुत्र मोह की वजह से जिस प्रकार से शिवपाल यादव को जनता के सामने अपमानित किया है, तो इस व इनके खेमे के लोग इस चुनाव में अंदर अंदर अखिलेश व इनके खेमे के लोगों को जरूर नुकसान पहुंचाएंगे। तो इससे ये स्वाभाविक ही है कि अब सपा के ये दोनों खेमे इस चुनाव में अंदर अंदर एक दूसरे के खेमे के उम्मीदवारों को हराने की ही पूरी कोशिश करेंगे, अर्थात जिताने की नहीं। और फिर इनका अर्थात सपा का अपना बेस वोट भी दो खेमों में ही बंटकर रह जाएगा। और यदि ऐसे हालातों में आपके बलिया जिले के खासकर मुस्लिम समाज के लोग अपना जो भी वोट सपा के उम्मीदवारों को देते हैं, तो फिर उनका वह वोट पूरी तरह से न केवल बेकार ही चला जाएगा, बल्कि इसका सीधा फायदा यहाँ बीजेपी को ही पहुंच सकता है। इसलिए अपने इस होने वाले नुकसान से बचने के लिए अब यहाँ अन्य वर्गों के साथ साथ खासकर मुस्लिम समाज के लोगों को भी अपना एक तरफा वोट सपा को न देकर केवल अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना है, जिसका अपना दलित बेस वोट पूरी तरह से एकजुट है और बीजेपी को हराने के लिए पूरी तरह से सक्रिय व तत्पर भी है। और इस वोट में विशेषकर मुस्लिम समाज का भी वोट जुड़ जाने से तब फिर बीजेपी को इसका जबरदस्त नुकसान पहुंच जाएगा। अर्थात फिर बीजेपी यहाँ प्रदेश की सत्ता पर किसी भी कीमत पर काबिज नहीं हो सकती है, चाहे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व इनके खास नंबर 1 के चेले श्री अमित शाह भी
फिर से यहाँ सन 2014 के लोकसभा चुनाव की तरह ही प्रदेश की आम जनता को किस्म किस्म के हवाई व गलत एवं झूठे आश्वासन आदि देकर तथा अपने विरोधियों पर जबरदस्ती की अनाप शनाप बयानबाजी करके भी इन्हें गुमराह करने की कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, तो भी अब ये लोग इस चुनाव में इनके बहकावे में कतई भी आने वाले नहीं हैं। और वैसे भी केंद्र में बीजेपी व इनकी सरकार की गलत नीतियों व गलत कार्यशैली के बारे में यह बात सर्वविदित है कि इन्होंने सन 2014 में लोकसभा के हुए आम चुनाव में उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश की जनता को उनके हित व कल्याण के लिए जो असंख्य प्रलोभन भरे चुनावी वायदे किए थे, जिसमें से इनका मुख्य चुनावी वायदा विशेषकर यहाँ गरीबों व किसानों के लिए ये था कि केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने पर केवल 100 दिनों के अंदर ही विदेशों से सभी काला धन अपने देश में वापस लाकर फिर उसमें से यहाँ प्रत्येक गरीब परिवार के हर गरीब सदस्य को 15 से 20 लाख रुपए के हिसाब से दिए जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का ये पहला मुख्य चुनावी वायदा था। और इनका दूसरा मुख्य चुनावी वायदा ये था कि यहाँ कर्ज में डूबे किसानों का कर्जा भी माफ कर दिया जाएगा, जिससे अब ये लोग इस चुनाव में भी फिर से भुनाने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन इनके इन दोनों मुख्य चुनावी वायदों के बारे में यहाँ मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ, यहाँ मैं आप लोगों से खासकर बलिया जिले के जो गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं, उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि केंद्र में बीजेपी की सरकार को बने हुए अब लगभग 3.25 वर्ष पूरे हो चुके हैं। मैं आप लोगों से ये जानना चाहती हूँ, पूछना चाहती हूँ कि क्या इन 3.25 वर्षों के अंदर केंद्र की सरकार की ओर से किसी भी गरीब के खाते में 1 रुपया भी जमा हुआ है? या आपके इस जिले में किसी भी हमारे किसान भाई का 1 रुपया भी कर्जा माफ हुआ है? मैं समझती हूँ कि नहीं हुआ है। और अब इनके ये दोनों मुख्य चुनावी वायदे भी यहाँ अन्य वायदों की तरह ही केवल हवाई व कोरे जुमलेबाजी ही बनकर रह गए हैं, जिसकी वजह से अब लोग पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को या भारतीय जुमला पार्टी भी कहने लगे हैं, जो काम कम और जुमलेबाजी ही ज्यादा करती है, जिससे दुखी होकर अब अपने उत्तर प्रदेश ने अपने गोद लिए हुए ऐसे बाहरी बेटे श्री नरेंद्र मोदी को गुजरात में वापस भेजने का और अब इनके स्थान पर अपनी खुद की बेटी को ही फिर से यहाँ अपना आशीर्वाद देने का भी पूरा पक्का मन बना लिया है। और अब मेरा यही कहना है कि उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में बीजेपी व इनकी केंद्र की सरकार ने अपने लोकसभा चुनावी वायदों का अब तक लगभग 1/4 हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है। और जिन पर से जनता का ध्यान बांटने के लिए अब तक इन्होंने किस्म की नाटकबाजी भी खूब की है, जो आप लोगों से छिपी हुई नहीं है। और इसी क्रम में फिर इन्होंने अर्थात बीजेपी एंड कंपनी के लोगों ने केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ में आज से लगभग 3 महीने पहले देश में काला धन व भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की आड़ में वह इसे देश हित से भी जोड़कर फिर बिना पूरी तैयारी के ही पूरे देश भर में अचानक 500 व 1000 रुपए के नोटों पर पाबंदी लगाने का यह एक ऐसा अति जन पीड़ादायी फैसला ले लिया, जिसकी मार से देश की आम जनता अभी तक भी पूरे तौर से उभर नहीं पा रही है। और इनके इस फैसले से अब तक पूरे देश में लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार भी हो चुके हैं।
जबकि वही दूसरी तरफ पूरे देश भर में एक ये भी आम चर्चा है कि बीजेपी व खासकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी के लिए गए अपने इस फैसले से पहले ही यहाँ 10 महीनों के अंदर अंदर अपनी पार्टी का व अपने वरिष्ठ नेताओं का तथा अपने चहेते बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों का भी काला धन पूरे तौर से ठिकाने लगवा दिया था। ये नोटबंदी का फैसला लेने से पहले 10 महीने के अंदर अंदर तो बीजेपी ने खास तौर से बीजेपी और प्रधानमंत्री ने तो ये नोटबंदी का फैसला लेने से पहले ही 10 महीनों के अंदर अंदर अपनी पार्टी का वे अपने वरिष्ठ नेताओं का तथा अपने चहेते बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों का भी काला धन पूरे तौर से ठिकाने लगवा दिया था, जिसके बारे में बीएसपी द्वारा खुली चेतावनी देने के बावजूद भी इन्होंने इसका मीडिया में अभी तक भी खुलासा नहीं किया है। इससे ये साफ जाहिर होता है कि दाल में थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा ही काला है, बल्कि पूरी दाल ही काली की काली है। इसलिए अब इनको अपने विरोधियों पर खासकर भ्रष्टाचार के मामले में कुछ भी बोलने का नैतिक अधिकार नहीं रहा है। और इतना ही नहीं बल्कि इन्होंने देश की जनता को आज तक ये भी नहीं बताया है कि देश में नोटबंदी करने के बाद इन 3 महीनों के अंदर अंदर कितना काला धन इकट्ठा किया गया है और इसकी कितने लोगों को सजा दी गई है। इसका आज तक भी खुलासा केंद्र की सरकार ने नहीं किया है। और अब इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि इनका ये नोटबंदी का फैसला केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ में अपने लोकसभा चुनावी वायदों पर से जनता का ध्यान बांटने के लिए ही लिया गया है, इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। सामाजिक क्षेत्र में भी केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार ने अपनी हीन व जातिवादी मानसिकता के चलते यहाँ विशेषकर उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों का अधिकांश मामलों में पहले से भी काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि किया है। और अब ये सरकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अथक प्रयासों से इन वर्गों को भारतीय संविधान में मिले आरक्षण व अन्य और कानूनी अधिकारों को भी अपने आरएसएस के एजेंडे के मुताबिक ही चलकर उन्हें अंदर अंदर निष्प्रभावी बनाने में व खत्म करने की भी पूरी कोशिश में लगी हुई है। इसके साथ ही इन वर्गों को सरकारी नौकरियों में मिले पदोन्नति में आरक्षण को भी इन्होंने खासकर कांग्रेस व सपा की अंदरूनी मिली भगत से अभी तक भी प्रभावहीन ही बनाया हुआ है। और इतना ही नहीं बल्कि इन्होंने इन वर्गों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण देने की व्यवस्था किए बिना ही केंद्र व अपने भाजपा शासित राज्यों के भी ज्यादातर कार्य प्राइवेट सेक्टर को ही देकर अब इन वर्गों का आरक्षण भी काफी हद तक कम कर दिया है। इसके अलावा अब तो इन वर्गों के ऊपर आए दिन यहाँ हर स्तर पर अन्याय व अत्याचार भी बड़े पैमाने पर हो रहा है। और इस बात का हैदराबाद का दलित रोहित वेमुला कांड व गुजरात का दलित ऊना कांड खास उदाहरण है। इसके साथ साथ जहां मैं अपने इन दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को सावधानी के तौर पर ये भी सचेत कर देना चाहती हूँ कि यदि इस चुनाव में किन्हीं कारणवश बीजेपी प्रदेश की सत्ता में आसीन हो जाती है तो तब फिर ये पार्टी व इनकी केंद्र की सरकार अपने आरएसएस के एजेंडे के मुताबिक ही चलकर यह मौका पाते ही या तो आपके पूरे आरक्षण को खत्म कर देगी या फिर इसे पूरे तौर से प्रभावहीन ही बना देगी। और ये सब खबरें हमें कुछ खास सूत्रों से बराबर सुनने के लिए मिल रही हैं। और फिर इसका नुकसान
अकेले यहाँ दलितों व आदिवासियों को ही नहीं होगा, बल्कि इन वर्गों के साथ साथ अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को भी इसका जबरदस्त नुकसान होगा। लेकिन कांग्रेस व बीजेपी इस पर अमल करने के लिए अभी तक भी तैयार नहीं है। इसी प्रकार केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार के चलते अब पूरे देश में अल्पसंख्यक समाज में से विशेषकर मुस्लिम समाज के लोगों के साथ तो अधिकांश यहाँ सोतेला व पक्षपात वाला रवैया ही अपनाया जा रहा है, जिसकी खास वजह से ही अब इनकी अलीगढ़ व जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी तक का भी अल्पसंख्यक होने का दर्जा छीना जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी व इनकी केंद्र की सरकार द्वारा इनके खासकर मुस्लिम पर्सनल लॉ, 3 तलाक व कॉमन सिविल कोड आदि में जो दखल देने की कोशिश की जा रही है, तो ये भी अति चिंता की बात है, जिससे हमारी पार्टी कतई भी सहमत नहीं है। इसके साथ ही अब ये लोग अपने जान माल व मजहब की सुरक्षा को भी लेकर हमेशा यहाँ चिंतित व दहशत में ही बने रहते हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि अब तो पूरे देश में सांप्रदायिक व कट्टरवादी ताकतों के मजबूत होने की वजह से आए दिन यहाँ इन लोगों के ऊपर विशेषकर गोरक्षा, लव जिहाद, देशभक्ति व संस्कृति आदि के नाम पर भी काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि किया जा रहा है। इसके साथ ही आतंकवाद के नाम पर भी अब पूरे देश में यहाँ मुस्लिम व अन्य अल्पसंख्यक समाज के आम लोगों को भी शक की नजरों से ही देखा जा रहा है, जिससे इनमें हमेशा असुरक्षा की भावना ही बनी रहती है। और अब ऐसी स्थिति में यहाँ सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का लागू होना वर्तमान केंद्र की भाजपा सरकार में तो कतई भी संभव नहीं हो सकता है। इसके साथ ही अब बीजेपी के वरिष्ठ नेता व खासकर श्री अमित शाह इस चुनाव में इनकी सरकार बनने पर फिर उत्तर प्रदेश को देश का नंबर 1 का, यहाँ अपने उत्तर प्रदेश को देश का नंबर 1 का उत्तम प्रदेश बनाने की और यहाँ दूध व दही की नदियां बहाने आदि की भी जो काफी बड़ी बड़ी बातें ये लोग कर रहे हैं बीजेपी एंड कंपनी के लोग, तो इस बारे में यहाँ मैं इनसे केवल यही पूछना चाहती हूँ। आप लोगों को ये मालूम है कि आजकल भारतीय जनता पार्टी के छोटे से लेकर बड़े नेता, बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी अपने अधिकांश चुनावी जनसभाओं में वो क्या बोल रहे हैं कि यदि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सत्ता में आ जाती है तो फिर उत्तर प्रदेश को देश का नंबर 1 का उत्तम प्रदेश बनाया जाएगा और यहाँ बीजेपी की सरकार के आते ही फिर दूध व दही की नदियां भी बहने लग जाएंगी। ये बड़ी बड़ी बातें अपनी हर चुनावी जनसभा में ये लोग कह रहे हैं। लेकिन इस बारे में यहाँ मैं इनसे केवल यही पूछना चाहती हूँ, बीजेपी एंड कंपनी के लोगों से केवल यही पूछना चाहती हूँ कि जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी को पूर्व में यहाँ लगभग 6 वर्षों तक सरकार चलाने का मौका मिला था, आप लोगों को मालूम है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की यहाँ लगभग 6 वर्षों तक सरकार रही है। तो मैं बीजेपी के नेताओं से ये पूछना चाहती हूँ कि आप जो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की बात कर रहे हैं, तो आपने उत्तर प्रदेश में अपने 6 वर्षों के शासनकाल में यहाँ उत्तर प्रदेश को देश का नंबर 1 का उत्तम प्रदेश क्यों नहीं बना दिया था? आज आप लोग अपने वोटों की खातिर ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने पर यहाँ दूध और दही की नदियां बहा दी जाएंगी, लेकिन जब उत्तर प्रदेश में आपका राज यहाँ रहा है 6 वर्षों तक, और जब 6 वर्षों तक
आपकी पार्टी बीजेपी यहाँ सत्ता में रही है तो उस समय केंद्र में भी अधिकांश बीजेपी की ही सरकार रही है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से ये पूछना चाहती हूँ, आज जो आप अपनी चुनावी जनसभा में यहाँ ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने पर यहाँ दूध व दही की नदियां बहा दी जाएंगी। जब 6 वर्षों तक आप यहाँ सत्ता में रहे थे तो उस समय आपने यहाँ दूध और दही की नदियां उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं बहा दी थी? जो आज आप इधर उत्तर प्रदेश में दूध और दही की नदी बहाने की बात कर रहे हैं, शायद इसका ये जवाब आसानी से कभी भी आप लोगों को नहीं दे पाएंगे, जिसे भी ध्यान में रखकर आप लोगों को चलना होगा। कानून व्यवस्था के मामले में भी मैं इनको ये कहना चाहती हूँ कि जब केंद्र में ये भारतीय जनता पार्टी अपने अधीन में चल रही दिल्ली की कानून व्यवस्था को भी ठीक ढंग से संभाल नहीं सकती है, तो तब फिर इस पार्टी की सरकार यहाँ देश में सबसे ज्यादा बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को भला इसे यहाँ कैसे संभाल सकती है, ये भी गंभीरता से सोचने वाली बात है। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखकर अब मुझे ये कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं हो रहा है कि केंद्र में लगभग पिछले 3 वर्षों से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने व श्री अमित शाह ने भी, अर्थात इन दोनों गुरु व चेले ने मिलकर खासकर अपनी गलत नीतियों व गलत कारनामों की वजह से यहाँ अपने पूरे देश को बर्बाद करके रख दिया है। और अब ये दोनों लोग और अब ये दोनों गुरु और चेले मिलकर यहाँ भी सत्ता हासिल करके अपने उत्तर प्रदेश को भी बर्बाद करना चाहते हैं, जिसे अब ये लोग अपने पुराने दोस्त श्री मुलायम सिंह यादव, जिनके परिवार के शादी विवाह आदि में अक्सर इनका घर में आना जाना ही बना रहता है, तो इसे अब ये लोग इनके बबुआ की ही मिली भगत से अपने इस मकसद को पूरा करना चाहते हैं, अर्थात उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर देना चाहते हैं। लेकिन इनकी इस कोशिश को यहाँ हमारी पार्टी कतई भी पूरा नहीं होने देगी, अर्थात हमारी पार्टी अपने उत्तर प्रदेश को अब यहाँ कतई भी तबाह व बर्बाद इनके हाथों से नहीं होने देगी। और अब संक्षेप में मेरा यही कहना है कि यदि आप लोग वे आपके क्षेत्र के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश के भी लोग बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की इन सब बातों को ध्यान में रखकर वे इनके सभी साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से भी सावधानी बरतते हुए ये चुनाव लड़ते हैं, और इस मामले में खासकर ये लोग इनके प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों के बहकावे में भी नहीं आते हैं। इसके साथ ही विरोधी पार्टियों द्वारा मैनेज किए गए मीडिया व ओपिनियन पोल एवं सर्वे आदि में भी जबरदस्ती की अपने अपने पक्ष में हवा बनाने वाली इनकी खबरों से भी ये लोग गुमराह नहीं होते हैं, तो तब फिर इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को अकेले ही अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने से फिर यहाँ कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी। इसके साथ ही यहाँ मैं अपने खासकर पूर्वांचल क्षेत्र के लोगों को ये भी कहना चाहती हूँ, क्योंकि आपका बलिया पूर्वांचल में आता है, तो मैं अपने खासकर पूर्वांचल क्षेत्र के लोगों को ये भी कहना चाहती हूँ कि आपके पूर्वांचल क्षेत्र के जो लोग कांग्रेस पार्टी की हुकूमत के दौरान से ही अपनी रोटी रोजी के लिए बड़ी तादाद में मुंबई में चले गए हैं, तो वहाँ उनके साथ खासकर बीजेपी व इनकी सहयोगी पार्टी शिवसेना द्वारा जो आए दिन सौतेला बर्ताव किया जाता रहता है, तो इसका भी बदला अब आप लोगों को इस चुनाव में यहाँ बीजेपी से ब्याज सहित जरूर लेना है। इसी प्रकार कांग्रेस पार्टी भी यूपी के दिल्ली में बसे हुए लोगों को गंदगी बताकर जो उनका काफी अपमान करती रही है, तो उसे भी अब आपको
इस चुनाव में जरूर सबक सिखाना है। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी तो चुनाव का नतीजा आते ही या खुद ही ऑक्सीजन में चली जाएगी, और यदि इसमें कुछ कमी भी रह गई तो उसे फिर इनके खुद के चाचा श्री शिवपाल यादव ही जरूर पूरा कर देंगे, या फिर इनके पुराने रहे साथी श्री अंबिका चौधरी, श्री नारद राय व गाजीपुर के श्री विजय मिश्रा और खासकर श्री अफजाल व मुख्तार अंसारी परिवार के भी ये सभी जमीन से जुड़े प्रभावशाली नेता लोग भी, जो कमी रह जाएगी ऑक्सीजन में जाने में तो ये लोग पूरा कर देंगे। जिनका विशेषकर पूरे पूर्वांचल क्षेत्र में सपा के जन आधार को बढ़ाने में, जब तक ये सपा में रहे तो जिनका विशेषकर पूरे पूर्वांचल क्षेत्र में सपा के जन आधार को बढ़ाने में खास योगदान रहा है, जो बदमाशों, माफियाओं, अराजक, भ्रष्ट व सांप्रदायिक तत्वों के जंगल राज का खात्मा कर दिया जाएगा, सफाया कर दिया जाएगा, और ऐसे सभी आपराधिक तत्वों को फिर जल्दी ही जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा, जहां इनकी मेरी सरकार में सही व असली जगह होती है, ताकि फिर प्रदेश में हमारी बहन बेटियां अपने किसी भी जरूरी कार्य से दिन आ जा सके। लेकिन इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि प्रदेश में किसी भी जाति, जिन बेकसूर लोगों को जबरदस्ती अपराधी बनाकर उन्हें वर्षों से जेलों में कैद करके रखा हुआ है, तो उन मामलों की हमारी सरकार द्वारा इस बार समीक्षा करवाई जाएगी, और इसकी रिपोर्ट आने पर फिर ऐसे सभी बेकसूर लोगों को जेलों से रिहा भी करवा दिया जाएगा। इसके साथ साथ वर्तमान सपा सरकार में जिन पीड़ित लोगों की थानों में एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, तो उनकी विशेष अभियान के जरिए एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी तथा उन्हें समय से न्याय भी जरूर दिलवाया जाएगा। इसके साथ ही मेरे पूर्व के शासन काल की तरह इस बार भी बिना पक्षपात के ही प्रदेश के सभी वर्गों व विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों के हित व कल्याण का भी हर स्तर पर पूरा ध्यान रखा जाएगा, और इस मामले में खासकर यहाँ सबसे ज्यादा परेशान हालत में चल रहे किसानों की सभी फसलों की बकाया पड़ी धनराशि का भी फिर बहुत जल्दी ही भुगतान करवा दिया जाएगा, और इनकी अन्य सभी समस्याओं का भी, अर्थात किसानों की अन्य सभी समस्याओं का भी समय से ही समाधान कर दिया जाएगा। इसके अलावा मेरी सरकार द्वारा प्रदेश के समूचे व्यापारियों की सुरक्षा करने के साथ साथ इनके व्यापार से जुड़ी सभी समस्याओं के निदान के लिए भी इस बार एक अलग से आयोग का भी गठन कर दिया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश में रोजमर्रा की सभी जरूरतों को भी समय से ही पूरा करवाया जाएगा, और इतना ही नहीं बल्कि मेरी सरकार में जनहित व जन कल्याण की जो भी योजनाएं शुरू की गई थी तो उन्हें भी फिर से चालू कर दिया जाएगा। इसके साथ ही सपा सरकार ने अपनी जातिवादी व राजनीतिक द्वेष की वजह से जिन जिलों, संस्थानों व योजनाओं आदि के नाम बदल दिए हैं तो उन्हें भी फिर से बहाल कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ मेरी सरकार में सपा सरकार की तरह यहाँ प्रदेश के खासकर बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता नहीं बल्कि उन्हें सीधे ही सरकारी
व गैर सरकारी क्षेत्रों में स्थायी रोजगार ही उपलब्ध कराए जाएंगे और इस मामले में खासकर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार देने के लिए भी विशेष कदम उठाए जाएंगे और इस बार भर्ती प्रक्रिया भी काफी आसान कर दी जाएगी। इसके साथ ही बीएसपी की सरकार में तो ये तमाम बातें मायावती बलिया में कर रही हैं और कह रही है अगर बीएसपी की सरकार एक बार फिर से सत्ता में आती है तो जो दिक्कतें हैं उनको दूर की जाएगी, गुंडे अराजक लोगों का सफाया कर दिया जाएगा। बीएसपी के लिए वोटों की अपील कर रही है मायावती, बलिया में मौजूद हैं, चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंची और कह रही है कि सपा दो खेमों में बटी है। और भी तमाम बातें इस दौरान मायावती ने कही। आज ये सभी सस्ती व समय से मिले, अर्थात इन सब मामलों में हमारी सरकार द्वारा जरूरी ठोस कदम उठाए जाएंगे। इसके साथ ही प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में वर्तमान सपा सरकार की तरह अब बच्चों को पका हुआ, घटिया व कीड़े वाला खाना नहीं दिया जाएगा, बल्कि इसके स्थान पर इस बार हमारी सरकार द्वारा इन बच्चों को, क्योंकि प्राथमिक स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं वो ज्यादातर आप लोगों के बच्चे हैं, गरीब लोगों के बच्चे हैं, तो इस बार हमारी सरकार द्वारा इन बच्चों को दूध, बिस्कुट, अंडा, चना, केक व फल आदि ही दिए जाएंगे और इनकी क्वालिटी का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा प्रदेश में खासकर गरीब, मजदूर, छोटे किसान व अन्य मेहनतकश लोग भी जो बरसों से यहाँ छोटे छोटे कर्जों में काफी बुरी तरह से डूबे हुए हैं और उनसे वसूली के लिए बैंक वाले आए दिन उन्हें परेशानी करते रहते हैं, जिसकी वजह से अभी तक यहाँ काफी लोगों ने तो दुखी होकर अपनी आत्महत्या तक भी कर ली है, जिसे गंभीरता से लेते हुए इस बार हमारी पार्टी की सरकार द्वारा इन सभी दुखी व पीड़ित लोगों के 1 लाख रुपए तक के कर्जे भी जरूर माफ कर दिए जाएंगे। अर्थात अब इनका ये कर्जा मेरी सरकार की ओर से ही दिया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश के दलित व गरीब लोगों को, खासकर सर्व समाज में से गरीब, दलित व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को नियमों के तहत फिर से यहाँ सरकारी जमीनों के खेती करने के लिए पट्टे दिए जाएंगे। इसके साथ ही मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि वर्तमान सपा सरकार में तो आपके जिन पट्टों पर, जो पट्टे मेरी सरकार द्वारा आपको खेती करने के लिए दिए गए थे, आपके जिन पट्टों पर सपा के भू माफियों ने कब्जा कर लिया है, तो विशेष अभियान के जरिए तो उन भू माफियाओं से आपके पट्टों को मुक्त कराया जाएगा और जिन भू माफियाओं ने कब्जा कर लिया है तो इस बार उन्हें सूखा नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करके उनको जेल की सलाखों के अंदर भेजा जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ मैं आप लोगों को फिर से ये अवगत कराना चाहती हूँ कि अब प्रदेश में आगे नए स्मारक, संग्रहालय व मूर्तियां आदि स्थापित नहीं की जाएंगी, क्योंकि ये सभी कार्य मेरी पिछली रही सरकारों में ही पूरे किए जा चुके हैं। अर्थात इस बार मेरी पूरी ताकत हर स्तर पर यहाँ प्रदेश की जनता को सुरक्षित रखने व उन्हें विकसित करने की तरफ ही लगाई जाएगी। इसके साथ ही प्रदेश व जनहित के केंद्र से जुड़े सभी जरूरी कार्यों को भी कराने के लिए उनकी भी पूरी पैरवी की जाएगी और इस मामले में खासकर आपके पूर्वांचल क्षेत्र को अलग से राज्य बनाने की भी फिर से पहल की जाएगी, जिसका समाजवादी पार्टी, कांग्रेस व भाजपा
अर्थात ये तीनों पार्टियां मिलकर इसका बराबर विरोध करती रही हैं, जिसकी सजा इस चुनाव में आपको अर्थात पूर्वांचल क्षेत्र के लोगों को, इन तीनों पार्टियों को जरूर देना है। और मैं पूर्वांचल के लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जब तक आपका पूर्वांचल क्षेत्र अलग से राज्य नहीं बनेगा, हमारी पार्टी शांति से बैठने वाली नहीं है, चुप बैठने वाली नहीं है। इसके अलावा वर्तमान सपा सरकार में हर स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार को भी खत्म करने के लिए या फिर से ठोस व बुनियादी कदम उठाए जाएंगे। और इस मामले में वर्तमान सपा सरकार के खासकर बड़े बड़े आर्थिक फैसलों की व सरकारी भर्ती आदि की भी जरूर जांच करवाई जाएगी। इसके साथ साथ आपके जिले की जनहित से जुड़ी जो भी स्थानीय समस्याएं होंगी तो उन्हें भी दूर करने का हर संभव पूरा प्रयास किया जाएगा। लेकिन सपा इसके साथ साथ यहां मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि आपके पूर्वांचल क्षेत्र में तो बड़ी तादाद में हमारे बुनकर भाई रहते हैं, लेकिन हमारे जो बुनकर जो भाई हैं तो वो विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे हैं। आपके आजमगढ़ मंडल में भी, बलिया में भी हमारे जो बुनकर लोग हैं विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे हैं। और मैं अपने बुनकरों को ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ, जब इस बार उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सरकार बनेगी तो आपके इस पूर्वांचल के में सभी बुनकरों की समस्याओं का समाधान जरूर कर दिया जाएगा। लेकिन सपा सरकार की तरह यहाँ बिना बजट के ही हवाई व खोखली घोषणाएं व शिलान्यास आदि नहीं किए जाएंगे। फिर से यहाँ उत्तर प्रदेश में हर स्तर पर कानून द्वारा कानून का राज कायम करने के साथ ही यहाँ सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित ही सरकार चलाई जाएगी, जिसके लिए प्रदेश के पुलिस व प्रशासन से जुड़े सभी छोटे बड़े अधिकारियों को भी चुस्त व दुरुस्त भी किया जाएगा। और इसके साथ साथ इनकी अर्थात अधिकारियों की जो भी जायज समस्याएं होंगी तो उन्हें भी सरकार बनने पर इस बार जरूर दूर कर दिया जाएगा। और अब अंत में मेरा यही कहना है कि प्रदेश में इन सभी कार्यों को पूरा करने के लिए अब इस चुनाव में आपको व आपके क्षेत्र की जनता को भी अपने हितों में यहाँ अकेले बीएसपी की ही अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी होगी। और इसके लिए अब आप लोगों को वोट पड़ने वाले दिन अपने सभी कामकाज को छोड़कर प्रातः सबसे पहले ही अपने अपने पोलिंग बूथों पर अपना वोट डालने के लिए जरूर जाना है। और इस महत्वपूर्ण कार्य में हमारी माताएं बहनें जो बड़ी तादाद में मुझे सुनने के लिए यहाँ पहुंची हैं, इस कार्य में हमारी माताएं बहनें भी अर्थात अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को वोट डालने के मामले में हमारी माताएं बहनें भी पीछे नहीं रहेंगी। और मैं अपनी माताओं बहनों से ये कहना चाहती हूँ कि वोट वाले दिन आपको भी एक दिन का व्रत रखना, फास्ट रखना, उपवास रखना है। और हमारे जो पुरुष लोग इधर खड़े हैं, भाई लोग खड़े हैं, तो उनको भी एक दिन का फास्ट रखना है, व्रत रखना, उपवास रखना है। और हमारी माताएं बहनें वोट वाले दिन आप खाना कब बनाएंगी, लेकिन इतना जरूर ध्यान रखना, आपके परिवार में छोटे बच्चे, बूढ़े व बीमार जो लोग हैं तो उनको तो खाना बना के जरूर दे देना, लेकिन बाकी को खाना नहीं देने का है। हमारी माताएं बहनें खुद भी पुरुषों से आगे निकलकर
अपने अपने पोलिंग बूथों पर वोट डालने के लिए जाएंगी और इनको और आप हमारी माताएं बहनें पुरुष भी अपना व्रत कब खोलेंगे, जब आप सभी लोग वोट डालकर अपने अपने पोलिंग बूथों पर वोट डालकर अपने घरों में वापस आ जाते हैं।